1956 में जब अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया, कौन था ये? लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के इस नीति से राजा डरने लगे कि हम लोग जिसे मेमना समझ रहे हैं वो भेड़िया है, कब खा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो एक बहाना के तलाश में है, किस बहाने से मारे, बस यही खोज रहा है। अब सोचो, एक बार बकरी और भेड़िया वाली कहानी सुने हो। एक पानी की धारा चल रही थी और धारा के तरफ मेन आगे पहले भेड़िया पी रहा था और थोड़ा आगे मेमना बकरी का बच्चा पानी पी रहा था। भेड़िया जब बकरी के बच्चा को देखा तो सोचा कि इसको कैसे मारे, तो कहा कि अरे तुम हमको झूठा पानी पिला रहे हो। तो बकरी का बच्चा कहा कि महाशय हम आपका झूठा पी रहे हैं, धारा के पहले आप हैं, हम तो बाद में। तो सही बात भी वही था। तो भेड़िया कहा याद आया, तुम्हारा बाबा हमको झूठा पानी पिला के भाग गया था, इसलिए तुमको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के मार के खागे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी वैसे ही कर रही थी, बेटा नहीं है तो साम्राज्य छीनेंगे। और फिर कहता है याद आया, तुम ठीक से नहीं राज कर रहा है, इसीलिए छीन ले। अवध को इसीलिए छीन ली। और अब सभी राजा अंग्रेज के खिलाफ हैं। भारतीय समाज में भी कई लोग अंग्रेज के खिलाफ हैं, कारण अंग्रेजों की नीति भी बड़ा उल्टी पुल्टी। वे भारत के धर्म में भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे 1829 में इन्होंने सती प्रथा को अंत कर दिया। कोई भारतीय धार्मिक मामले में भी इन्होंने हस्तक्षेप किए। भारतीय समाज को भी बहुत हाई दृष्टि से नहीं देखते थे। सिपाही में भी बहाली होती थी तो कलर के अनुसार पेमेंट था, गोरे और काले के पेमेंट अलग थे। एक ही पोस्ट, जैसे आज टीचर में एक ही पोस्ट टीचर में नियोजित टीचर का अलग पेमेंट है, गेस्ट टीचर का अलग पेमेंट है। अब पुराने वाले हैं तो सरकारी स्कूल में अलग पेमेंट है। बिहार की नीति, अंग्रेज की नीति थोड़ा कलर वाले थे। गोरा है तो 50,000 पेमेंट, काला है तो 500 पेमेंट। जी इतना कम तो तुम काले हो, बुद्धि कम होता है काला लोग। अब बताओ, भारतीय इससे भी थोड़ा खिन्न थे। कई और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, इससे भी खफा थे। कई मामला जिम्मेवार चल रहे थे और आग में घी का काम स्वाहा करने वाले डलहौजी ने ले देके एकदम सोचा कि सब राजा को कैसे हटा दे। और इसीलिए व्यक्तिगत का सिद्धांत, उसका हड़प नीति का सिद्धांत सबसे बड़ा जिम्मेवार कारण रहा। लेकिन डलहौजी 56 में पार लग चला। 5 साल के लिए लोग आते थे, उनको फिर आगे एक्सटेंशन मिलते थे। डलहौजी को एक्सटेंशन नहीं मिला, चला। नया अंग्रेज का हेड बन के जो आया उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। अब डलहौजी का किया हुआ कैनिंग को भुगतना पड़ा। अब लॉर्ड कैनिंग भी नया नया रिसर्च कर रहा था। पहले से एक पुराने टाइप के राइफल चल रहे थे, उस राइफल का नाम क्या था? ब्राउसमैन। और इसने क्या किया, ब्राउसमैन पुराने राइफल को हटा करके नया टाइप का राइफल, एनफील्ड राइफल मंगाया। एक तो सेना में इसने एक नया तरह का रिसर्च किया। ब्राउसमैन जो पुराने राइफल चल रहे थे उसकी एक खराबी थी, गोली भी मारो तो किसी को लग जाएगा तो गोली निकाल के बच जाए, मैंने गोली जाएगा अब फिर वो अपना ठीक ठाक से दिखा के आग में निकाल लेगा। सिनेमा उनिमा में देखते होंगे, अब ठीक कहता था ऑपरेशन सक्सेस चलना शुरू। तो कैनिंग का कहना है कि कौन गोली है भाई, मारे तो बच जाए, मारे मैंने गया तो मारेंगे ही नहीं। तो इसके लिए गोली के अगले हिस्से में कहा कि थोड़ा जहर गोहर लगा दे तो मामला थोड़ा और फिट हो जाएगा। लेकिन इसमें डर क्या है, जहर अब सेना छुएंगे तो उनके हाथ में भी जहर कैंस आ सकते हैं, हमारे सेना भी मर जाएंगे। तो एनफील्ड राइफल में एक नया चीज किया गया जो ब्राउसमैन में नहीं था। उसके कारतूस में, गोली में चर्बी का एक लेयर चढ़ाया गया और उसको छोड़ने के पहले दांत से काटना होता था। काटिए, चर्बी हटाइए, छोड़िए। और वो गोली में जहर था, जिसको मार दिए तो गोली निकाल भी देगा तो जहर का अंश शरीर में फैलने से उसकी मृत्यु पक्का। उन्हें अगर एकदम पक्का मारना है तो ब्रेसबाउंड हटा के और एनफील्ड से मारना। और एनफील्ड राइफल जो आया वो एक लोगों में उत्साह भी था कि चलो बढ़िया राइफल। लेकिन उसी बीच यहाँ अफवाह भी बहुत ज्यादा फैलता है। कभी बच्चा चोर बच्चा चोर, ये भी देखते हो, बच्चा चोर के नाम पर अफवाह फैला, किसी को धर के कस के पीट दी। पुलिस अगर थाना में उसको ले भी गई तो बाहर पब्लिक 200-300 भीड़े हुए, बहुत भीड़ है। किसी से पूछोगे कि क्या हुआ भाई जी, पकड़ाया है, लड़का चोर था। 2-4 लोग से और पूछोगे तो कहेगा कि चाकू भी मिला है। एक आध से और पूछोगे तो महिला लोग भेंट होगी तो कह देगी कि सुन रहे थे बाबे कि कलेजा और किडनी और फेफड़ा सब निकाल लेता था। उसको ये भी मालूम नहीं है कि कलेजा निकाल के और फेफड़ा निकाल के उसका भून के फ्राई करके खाएगा। कलेजा कहीं किसी में लगता है, फेफड़ा किसी में लगता है, और अफवाह वाले लोग कहेंगे कि फेफड़े निकाल लेता है। पता नहीं फेफड़ा में बैलून जैसा फुलाएगा कि उसका कलेजी खाएगा भून कर, उसको भी नहीं मालूम। कुछ लोग तो और हद करेंगे किडनी निकाल लेता है। अरे भाई किडनी निकालेगा भी तो उसके लिए एक ऑपरेशन थिएटर चाहिए, राह चलते किडनी निकालेगा। और निकाल भी जबरदस्ती लेगा तो किडनी बाहर रखने से काम लायक नहीं रहेगा। उसके लिए अलग टेम्परेचर चाहिए, अलग प्रेशर चाहिए, उसमें प्रिजर्व रखेगा तब किडनी काम लायक होता है। तो ऐसा मजाक बना दिया कि किडनी लगता है कि कोई सामान है, निकाल के झोला में लेके जाके बेच देगा कि किडनी लाया है, किडनी कितना में लीजिए। तो आप लोग भी इस टाइप का अफवाह कई बार सुने हो। बस वही हुआ था 1857। उसी टाइप की अफवाह फैल रही है। एक तो अफवाह फैला सेना तरफ कि हम लोग को जो आटा दे रहा है उसमें हड्डी चूर के मिलाया रह रहा।
अब हड्डी जो है, जानवर गाय भैंस मर गए तो उसका हड्डी चुन लेता है और गेहूं के साथ दे दे के उसको भी साथ में अपना पिसैया कर देता है और हड्डी और गेहूं मिक्स होकर हम लोग को रोटी मिल रही। धर्म का नाश और हड्डी वगैरह हम लोग को ज्यादा मिल रहा है। क्यों? ताकत होगा, लड़ाई में हमारे योग्य सेना तैयार हो। अब ये कैसे होगी? तो एक दो लोग को खाना में आटा सानते समय जो सिपाही लोग थे उनको हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया, तो कहा कि अरे ये तो हड्डी लगता है, इसमें पिसता होगा, आई डायरेक्ट बच गया है तो आ गया टुकड़ा, समझ गए, हम समझ गया क्या कर रहा है। और ये सब चीज इतना जल्दी फैलता है कि सब लोग अच्छे चीज नहीं जाने, लेकिन इस वैरायटी का चीज एकदम समझिए कि जितना तेज हो सकता है उससे भी ज्यादा तेज फैलेगा। दूसरा एक और घटना हो गई बंगाल। बंगाल में बैरकपुर छावनी था, सेना काफी थे और उस समय सेना में हिंदू में थोड़ा सा ब्राह्मण वर्ग से भी ज्यादा लोग बहाल होते थे। और ब्राह्मण वर्ग के जो लोग होते थे 1857 के समय धर्म से बड़ा कुछ नहीं थे। यहां तक धर्म का कंट्रोल था कि कहा जाता था कि जहां दूब घास नहीं होता है वहां भारतीयों को नहीं जाना चाहिए। दूब घास तो भी देखा, तो दूब घास जहां नहीं होता है वहां नहीं जाना चाहिए, समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, उससे धर्म की नाश होती। अब बताओ धर्म के अनुसार लोग करते। और कई सिपाही को अंग्रेज बहाल करते थे और ट्रेनिंग देने लंदन भेजते थे जो अच्छा रहता था। और लंदन में दूब नहीं होते, ठंडे में दूब नहीं होते, गर्म क्षेत्र में खास बरसात में दूब होते हैं। और लंदन में दूब नहीं है और इधर समुद्र के पार जा रहे हैं तो घर वाले रोकते थे कि मत जाओ, लेकिन इंग्लैंड वाले एकदम पकड़ के जब भेज देते थे तो उनका धर्म खत्म। वो ट्रेनिंग लेके जब घर लौटते थे और उनकी पत्नी दरवाजा खोलती थी, ठक ठक कौन आए हैं? तब पति, अब आप हिंदू नहीं है, दरवाजा बंद, दूसरा घर देख। पत्नी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाकी रिश्ता तो अलग है। राजा राम मोहन राय बचपन में ही कभी, ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहे हैं, 18, 26, 27 की बात कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने कहा कि मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, अपने घर में बोले कि मूर्ति पूजा में मुझे विश्वास नहीं है। उनके पिता ने एक लाइन में बोला कि जब तुम मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो ऐसा नालायक बेटा मुझे नहीं चाहिए। बंगाल से भगा दिए, पटना आ गए, कहे कि कुछ मेरा तुम्हारा संबंध नहीं है, जब धर्म ही नहीं है तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। इतना टाइट राउंड है 1826-27 वाला राउंड। आजकल क्या है, धर्म के नाम पर कभी सुने घर से भगा दिया? मम्मी कहेगी कि चलो बेटा पूजा करने जा रहे हैं, साथ जाओ, हम नहीं करें, ऐसा चलो साथ रहो, मंदिर आ गया हम नहीं जाएंगे अंदर, अच्छा तो यही रहो, कभी मां नहीं कहेगी कि चलो तुम करो नहीं तो छाट देंगे। ऐसा कभी सुनते हो? आजकल एकदम धर्म इलास्टिक है, मन है करो, नहीं मन है मत करो, लेकिन घर रहो। आजकल तो बेटा कहो भी देगा कि पूजा नहीं करेंगे, तो भी कहेगा मत करो, लेकिन खाओ घर में रहो। अभी इलास्टिक है, उस समय का धर्म एकदम प्लास्टिक था, मानो नहीं तो टूट जाओगे, लपना नहीं है। और हिंदू नहीं, सब धर्म टाइट। मुस्लिम धर्म में भी मजाल नहीं है कि कोई पुरुष बिना दाढ़ी के रहेगा। आजकल के पुरुष मुस्लिम भी है तो दाढ़ी सटैया करके सही कर लिया है, जींस पैंट मारे हुए हैं। कुर्ता पजामा और फेस टोपी हमेशा चाहिए, दाढ़ी बड़ी रहनी चाहिए, मूछें लटकनी नहीं चाहिए, एकदम नियम के अनुसार चलना चाहिए। महिला है तो बिना नकाब नहीं निकल सकते। फुल पैंट शर्ट 1826 में मुस्लिम नहीं पहन सकते, टाइट था। अगर वो कह देते हम अल्लाह नहीं मानते हैं, हम जींस पहनेंगे, हम टोपी नहीं पहनते हैं, घर से भगा दिए जाए। तुम जब मुस्लिम धर्म नहीं मानते तो तुम मेरा बेटा नहीं रहोगे, धर्म इतना टाइट। और उस समय अफवाह क्या फैल रहा है कि जो नया एनफील्ड राइफल आया है उसके कारतूस में गाय और सुअर के चर्बी है। अरे अफवाह का तो देखिए लिए किडनी फेफड़ा निकालने वाला, उसी तरह का उस समय अफवाह की जो चर्बी है वो गाय और सुअर वाला है। गाय के चर्बी से हिंदू धर्म और सुअर के चर्बी से मुस्लिम धर्म के सिपाही ये नहीं जान रहे थे किसमें कौन वाला है और सोच रहे थे दांत से काटेंगे तो धर्म में नाश हो जाए। और उस समय का धर्म का मतलब अभी तुमको समझा दी, पति पत्नी का रिश्ता नहीं अगर धर्म नहीं मानो, बाप बेटा का रिश्ता नहीं है धर्म नहीं मानो। और उस समय चल रहा है एक अफवाह कि इसमें कारतूस में गाय सुअर की चर्बी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जो सिपाही है, उस मंगल पांडे से एक अंग्रेज सिपाही कहा कि जरा पांडे जी पानी पिलाई। पांडे जी तो फौर में आ गए कि हम अपने पंडित जी हैं तुमको पानी पिलाएं। तो अंग्रेज सिपाही हट के बोला कि आपका कुल पंडिताई खत्म हो जाएगा। सुने नहीं है, नया वाला जो गोली आ रहा है ना उसमें गाय वाला चर्बी है, आप दांत से जब काटिएगा ना तो पंडिताई खत्म हो जाएगा। मंगल पांडे को बहुत गुस्सा है। मंगल पांडे को लगा कि है ये कैसे होगा। वो कहा कि हो नहीं सकता है, कहा विश्वास नहीं है, सार्जेंट से जाके पूछ लीजिए। अंग्रेज सार्जेंट जो हेड है, जनरली सिपाही पद के लोग उतना ऊपर पूछने नहीं जाते थे, लेवल हाई। और मंगल पांडे जब धर्म की बात सुना तो फर में आ गया और चला गया सार्जेंट के पास एकदम ताव में पूछने कि नया वाला जो गोली आया है उसमें गाय की अगर चर्बी होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, है चर्बी की नहीं बताइए। सार्जेंट ने सीधा कहा कि जो रहेगा तुम्हें छोड़ना होगा, फौज में मौज नहीं है, जो बोले सुन लो, बस सीधा सीधा सोचो। और मंगल पांडे कहा कि जब मेरा धर्म ही नहीं रहेगा, घर में ही नहीं जाएंगे तो हम बच के क्या करेंगे और तुम मेरा धर्म नाश करोगे। अपने राइफल से उसी सार्जेंट को गोली मारे, बगल में एक और सार्जेंट साहब हल्ला कर रहे थे उनको भी दे दिए और दोनों को सरिया दिए। अब तो एक नया विद्रोह शुरू हो गया। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, उनको फांसी दी गई। लेकिन बाकी सिपाही लोग जब एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूस मिल रहे हैं तो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या यार धर्म नाश करेंगे कि मंगल पांडे बनेंगे, एक ही रास्ता हो। मंगल पांडे का एग्जाम्पल बन गया। बाकी लोग बात कर रहा है कि क्या छोड़ना है कि मंगल पांडे।
और ये सब बात करने लगा तो अंग्रेज भी अलग है, उनको भी लगा कि और भी कोई मंगल पांडे ना तैयार हो जाए, तो कहे कि तुम लोग ऐसा करो, ये एनफील्ड तो रख ही ले रहा है, तुम पुराना ब्राउसमैन राइफल भी दे दो, तुम लोग राइफल मत रखो, लाठी रखो, डंडा। गुस्सा भी आया तो कुछ मारो, हम लोग हॉस्पिटल में ठीक हो, मारो देगा तो ऐसे ही मर गया तो भी लफड़ा हो जाए। अब सोचिए, अधिकांश जगह जहां दिक्कत थी भारतीय लोगों को लाठी डंडा दिया गया, और जो मेन लोग अंग्रेज वाले हैं उन लोग राइफल रखते थे। धीरे धीरे सिपाहियों में काफी असंतोष होने लगा, और सबसे मेन इसकी घटना है 10 मई 1857। मेरठ के सिपाही, दिल्ली के बगल में ही मेरठ, वहां के सिपाही एक प्रोग्राम बनाए कि आज रात 11 बजे व्हिसिल मारेंगे तो सब उठ जाना। मेरठ में जो सिपाही लोग थे वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में गोली बारूद और पूरे बंदूक सब रखे हुए थे, और इन लोग को लाठी डंडा थमाए हुए। तो इन लोग कहा कि रात में मारे व्हिसिल तो सब उठो, और अचानक अंग्रेज सिपाही पर हमला कर देना। उन लोग का प्रोग्राम जान नहीं रहा, और इन लोग अपना प्रतीक में रखे थे रोटी और कमल। उसका 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या है? तो रोटी और कमल, ये इनका सिंबल। देखिए, 2-3 क्वेश्चन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि हम सब विद्रोही रखवा दें, और जानते हो क्या दे? निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह को देखे और उसमें दे देगा चिंतक का नाम, 4 व्यक्ति का चिंतक का नाम दे दे, लुई बला, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फॉरियर और विलियम जोन्स। तो आपको ध्यान रखना है, कार्ल मार्क्स अभी जिंदा है। कार्ल मार्क्स 1881 में मरे, और कार्ल मार्क्स अभी इस समय रूस में है और 1857 को देख रहा है, और वो अपना खुद उसका वर्णन कर रहा है कि क्या है। एक बहुत बड़े शायरी भी सुने हो, मिर्जा गालिब, वो सब लोग इस समय है। और ध्यान दीजिए, तो कौन कौन है वो वाला मेन क्वेश्चन कभी कभी टर्निंग में रहता है। कार्ल मार्क्स पहले एकदम दिमाग में सेट रखना कि वो जीवित है और इस विद्रोह को सामने से देखा। अब रोटी और कमल इन लोग का सिंबल है। अब इन लोग को रोटी भी मिले तो दिखा दे, रोटी का मतलब है कि हम लोग एक है, पिटना है, हम तुम्हारे साथ। अंग्रेज नहीं समझ पा रहा है, रोटी दिखावे इन्हें कलम कोसे, क्या बात है, हमारा कमल का फूल कोसे हुआ है, बात क्या है, बाकी लोग समझ रहा है, तुम मत सब, बाकी लोग समझ रहा है कि खोसने का मतलब है कि हम लोग एक है, कब तुमको सरिया के मारेंगे कोई गारंटी नहीं। तो इन लोग का अपना एक सिंबल चला था, रोटी और कमल, और इसी प्रतीक में सब लोग एक रहे। और 10 मई 1857 को तो सब लोग अंत कर दी, मारे व्हिसिल, और सारे भारतीय सिपाही उस दिन सोया भी नहीं, सब जगह हुए। अचानक व्हिसिल लगते ही सब फौर में आ गया, अंग्रेज सिपाही पर टूट पड़ा, जो भेंट हुए उनको सीधा हत्या, मृत्यु, और उनके राइफल ऊपर छीन करके गोदाम का ताला तोड़े। और जितने भारतीय सिपाही थे, आज तक कोई वैसा चलते रोड पर नहीं देखा था, क्योंकि एक एक सिपाही 10-10 राइफल टांगे हुए, जो मिला 5 इधर से 5 इधर से, और चलो। और उस समय गाड़ी, बैलगाड़ी लोग नहीं की, मेरठ से दिल्ली पैदल चल दिए, पैदल। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में इस समय बहादुर शाह द्वितीय हेड है, बहादुर शाह जफर जिसको कहते, और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को भी डलहौजी चिट्ठी थमा दिया कि आप बहुत अच्छे जगह लाल किला में रहते हैं, कि राजा के रहने लायक जगह है, और हम लोग अब राजा हो गए हैं, आपसे अनुरोध है कि जब तक जिंदा है रहिए, मरने के बाद बाल बच्चा के लिए दूसरा जगह खोज लीजिएगा, क्योंकि आपके मरने के बाद लाल किला हम लोग कब्जा करेंगे। मुगल बादशाह भी चिंता कि मेरे बाद अब लाल किला हमारे दादा परदादा बनाए, अब अंग्रेज कब्जा करेगा। बताओ, तुम्हारा घर खूब सुंदर है, बहुत अच्छा, अब मुख्यमंत्री चिट्ठी भेजे कि इतना सुंदर में तो हम रहेंगे जी, ऐसा करो तुम मर जाओगे ना तो ये हम ले लेंगे बाल बच्चा के अपना खुद। तो बोलो, इतनी शैतानी है कि नहीं? और वही इसीलिए दिल्ली का मुगल बादशाह से लोगों को सहानुभूति कि बस इसी मुगल बादशाह से बंगाल का पूरे दीवानी लिया, और आज इसी मुगल बादशाह को कह रहा कि तुम बेघर हो जाओ। मेरठ के सिपाही कहे कि हम मुगल बादशाह के साथ, और सब लोग चलो। रात भर पैदल चले, सिपाही लोग का तो सोच ही रहो, रात भर पैदल चले, यमुना नदी के किनारे किनारे पकड़ लिए, और सुबह जिंदगी की हलचल शुरू होने वाली थी। जिंदगी की हलचल समझ रहे हो? कोई चिड़िया बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा, जिंदगी की हलचल। आप अगर बिपिन चंद्र की किताब लोगे तो वहां शुरुआत नहीं इसी से। 11 मई 1857 जिंदगी की हलचल प्रारंभ होने वाली थी, और दिल्ली में आज नए कारवां मेरठ के सिपाही पैदल बहादुर शाह द्वितीय से मिलने जा रहे हैं। अब सोचो, एक एक सिपाही 10-10 राइफल, तोप, गोला सब लिए हुए हैं। जो देख रहा है उसको आंख 2-3 बार रगड़ रहा है सुबह सुबह, क्योंकि आज तक सिपाही को देखा था एक राइफल लिए हुए, यहाँ भर भर के राइफल लेके एक एक सिपाही जा रहा है। इसका मतलब क्या है? और सारे सिपाही बहादुर शाह द्वितीय से मिले, खबर भिजवाया कि जी मिलने आए हैं। बहादुर शाह पूछा कि क्या है, दिखाया कि देखिए कितना लेके आए हैं, हम लोग वेल ट्रेंड सिपाही, हम चाहते हैं आप हेड होइए, आप बोलिए तो दिल्ली खाली करा देते हैं। बहादुर शाह भी उतना राइफल, गोला, बम देखा तो और में आगे कि हमको खाली करने का रहा था, शुरू करो एकदम दिल्ली खाली। और दिल्ली में विद्रोह की देखिए मेरठ के सिपाही शुरू कर दिए, पूरा दिल्ली अंग्रेज से खाली हो। बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में पूरा जब उधर खाली हुआ, लोग तो यही इंतजार कर रहे हैं कब मारेगा तो हम भी शुरू हो। तो बगल में झांसी लक्ष्मीबाई सुनी कि शुरू हो गया। लक्ष्मीबाई के भी पति मर चुके थे, और वो विधवा लक्ष्मीबाई भी मराठा की तरफ से ही है, और उनकी जो पति मनुबाई, उनके पति भी कौन है पति? तो लक्ष्मीबाई के पति कौन है? गंगाधर। तो गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई तो लक्ष्मीबाई अब विधवा है, और अंग्रेज कह रहा है कि विधवा विधवा नहीं, वो गए मैंने साम्राज्य गया, झांसी छीन लिया है। तो लक्ष्मीबाई भी घोड़ा पर सवार होकर के झांसी क्लियर करवा रही, लीजिए दिल्ली क्लियर, झांसी क्लियर, बगल में अवध,
बेगम हजरत महल, ये भी वहां पे लखनऊ में फर्म है। कानपुर नाना साहब गोद लिए हुए पुत्र थे। पूछेगा नाना साहब का मेन नाम क्या है? धोंधू पंत। नाना साहब का नाम क्या है? धोंधू पंत। तो धोंधू पंत जो नाना साहब है दत्तक पुत्र है, गोद लिए हुए, और अंग्रेज कह रहा है गोद लिए हुए के पहलू नहीं है, तुम भी आ जाओ, लाइन में हो। तो नाना साहब भी फॉर्म में आ गए। और ये सब जब सुने, बिहार के कुंवर सिंह 80 साल के बूढ़ा व्यक्ति, 80 साल के बूढ़ा व्यक्ति, ये महिला लोग क्लियर कराए हुए है लाइन 86 में और अवध में, तो ये 80 साल में घोड़ा पर चढ़ गए। अब सोचो 80 साल के बूढ़ा से अभी भेंट कर, पूछ के बैठेगा नहीं कि बउआ अब उम्र है। और कुंवर सिंह 80 साल में जगदीशपुर केवल क्लियर नहीं किए, जगदीशपुर खाली कराने के बाद कानपुर गए, नाना साहब से मिले, वहां पूरा लड़ाई लड़े कि हम आ गए, इधर लड़िए, बगल में गए, पूरा घूम रहे। 80 साल के बूढ़ा आदमी सोचो सबके फॉर्म में मध्य प्रदेश तक पहुंचल। मध्य प्रदेश के रीवा में गए, रीवा के राजा कहा कि मेरे यहाँ मत आइए, वो अंग्रेज का सपोर्टर, सब जगह इनका स्वागत हुआ रीवा को छोड़कर, इसलिए कभी कभी पूछता है प्यार स्पेशल। तो रीवा में इनका सपोर्ट नहीं किया, एमपी में बाकी कई जगह गए, बहुत सपोर्ट मिला। और कुंवर सिंह सोचिए जगदीशपुर, आरा, भोजपुर क्लियर कराते हुए और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक घूम रहे हैं 80 साल की उम्र। और देखते देखते ही बंगाल की ज्वाला पूरे जल दिया है। अंग्रेज अब समझ गए कि बाकी राजा भी अगर ऐसे शुरू हो गया तो हमारा खटिया खड़ा, भारत छोड़ना पड़े। तो लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया कि मेरा हड़प नीति खत्म, जो भारतीय राजा हमको सपोर्ट करेगा, उसका बेटा रहे मत रहे, बेटी रहे मत रहे, गोदी ले लो जिसको ले लो, हमको कोई मतलब नहीं, हम तुम्हारे मामला में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर मेरा साथ दोगे तो हम इनाम। देखिए अब राजा को पटियाला शुरू की, क्योंकि जिस तरह से ज्वाला चल रही थी, अभी मैपिंग पे आपको दिखाएं तो मैपिंग पर आप देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। ये बैरकपुर छावनी बंगाल से आग जलना शुरू हुआ और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिल्ली ये पूरा आग में जल चुका है। ये 1857 के विद्रोह का मेन एरिया है। अब बताओ इसी तरह की ज्वाला केवल नीचे धधकता, तो नीचे यहाँ बैठा है हैदराबाद के निजाम, अंग्रेज के परम भक्त, निजाम परम भक्त। इस साइड में भी जो मराठा है बाकी है, अगर उस समय खिलाफ कर देते तो अंग्रेज का उसी समय सफाया हो जाता। कश्मीर, पंजाब की सब बेल्टों में विद्रोह नहीं हुआ। कभी कभी दे देगा निम्नलिखित में 1857 का विद्रोह कहां नहीं हुआ, इसीलिए आपको मानचित्र दिखा रहे हैं। क्या केरल में है? नहीं। कर्नाटक में है? नहीं। आंध्र प्रदेश में है? नहीं। नीचे नहीं सोचना, इधर यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल की बेल्ट पर सोचना। और यहीं पर 1857 का विद्रोह जब हुआ तो बाकी राजा अंग्रेजों के साथ हो, और इसीलिए ये इन लोग का खराब स्थिति माना गया। अब बाकी राजा जब अंग्रेजों का साथ दे दिए तो एक एक करके 1858 आते आते सभी विद्रोही मारे गए, और सब विद्रोही जब मार दिए गए तो अब इसमें पूरे क्षेत्र पर फिर से अंग्रेज अपना कब्जा कर लिए। लेकिन बाल बाल अंग्रेजों का साम्राज्य बचा। अब इस समय अब अंग्रेजों की नीतियां बदलेगी। 1858 में नए अधिनियम आएंगे। अब अंग्रेज कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, हम डायरेक्ट अब इंडिया को देखेंगे, और राजा के प्रति सम्मान की दृष्टि हो, क्योंकि बाकी राजा ही हमको बचाया है। अंग्रेज समझ गए थे कि राजा को अगर अपमान करेंगे तो भारत से हमारा बढ़िया विस्तार समझा जाए, और इसीलिए राजा के प्रति डलहौजी की नीति खत्म, सम्मान की दृष्टि 1858 से शुरू हो जाए। अब इस समय सोच लो, डफरिन जब आएगा, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पढ़ोगे, तो डफरिन यही प्रोग्राम कर रहा है, डफरिन का दिमाग यही काम कर रहा है। ये आपका है जो समझ रहे हो, ये प्रेशर कुकर है, और डफरिन यही बैठ के सोच रहा है, ये भारतीय अंदर है जो चावल दाल की तरह बंद है, और प्रेशर कुकर ये ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों को कुकर में बंद करके और नीचे नया नया नियम ला रहा है। हड़प नीति, बेटा नहीं है तो पार, यहाँ पर कुशासन करोगे तो पार, और कुछ करोगे तो खींच लेंगे, नया नया नीति ला रहा है। और जब नया नीति लाता है तब भारतीय खोलते हैं ये क्या लाया, और जब खोलते हैं पर्याप्त वाष्प बना लेते हैं, तो ये जो सीटी मारते हैं विद्रोह है, ये जो सीटी मारे क्या है? विद्रोह। लेकिन कुकर रखने वाले सीटी से कहां डराते हैं? तुम्हारे यहाँ कुकर है तो सीटी मारता है तो घर छोड़ के भाग जाते हो और खुश होते हो कि फायदा कर रहा है। इसीलिए कई विद्रोह हो चुके हैं, सन्यासी विद्रोह से लेकर जनजातीय विद्रोह कई देखेंगे, जो 1857 के पूर्व का विद्रोह भी है। अंग्रेज को उस सबसे कोई असर नहीं है, लेकिन 1857 में ऐसा सीटी मार रहा है, बंद ही नहीं हो रहा। अब बताओ तुम्हारे घर में कुकर है, एक दो सीटी मारे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार रहा है सीटी और बंद ही नहीं हो रहा है, मामला गड़बड़ है भाई। आज रखोगे कि बंद करोगे? बंद करोगे। यही अंग्रेज किया कि अब जो राजा बेटा रहे मत रहे, तुम्हारा संपत्ति नहीं ले, आज बंद। और तब भी सीटी मार रहा है, अब पानी उनी दो, और फिर पानी उनी देके और देखोगे कि अब कुछ ठंडा हो, ध्यान दीजिए, अब कुछ ठंडा हो, और तब स्थिति देखोगे कि बड़ा मुश्किल से ये बंद हो, बड़ा मुश्किल से बंद हो। अब बताओ फिर कोई कहेगा कि थोड़ा चढ़ा दीजिए, हिम्मत होगा क्या? नहीं होगा। और इसी में आगे डफरिन आएगा, उसको चढ़ाना रहे, तो डफरिन कहेगा कि ठहरो, हम चढ़ाएंगे भी, तब पहले इसमें एक सेफ्टी वाल्व लगाएं। कुकर में सेफ्टी वाल्व देखा हो,
कि अगर सिटी फेल हो जाए तो वॉल्व गल के गिर जाए, कुकर नहीं फटना चाहिए, नहीं तो ब्रिटिश साम्राज्य फट जाएगा और भात दाल बने भारतीय आजाद हो जाए। और ये सेफ्टी वॉल्व ही जो थ्योरी आएगा, ये थ्योरी हम अभी समझाएंगे, इसी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1885 में देखो बनने जा रहा। ये अंग्रेजों के दिमाग की उपज है, उसके संस्थापक अंग्रेज हैं। और अब पहले 1857 के विद्रोह की पूरी बात आप समझ लीजिए। तो अब विद्रोह में जो बात है उसको एक नजर सुनते चले तो फटाफट याद हो जाएगा। जल्दी से जरा ध्यान देते जाइए तो आपका याद होते जाएगा सिस्टम। ध्यान दीजिए, सबसे पहला लाइन आप देख रहे हैं, 1856 में सैनिकों के लिए कौन सा राइफल था? ब्राउसमैन। और ब्राउसमैन की जगह राइफल कौन आया? एनफील्ड। ये तो बात सब लोग समझ गए। ब्राउसमैन की जगह नया राइफल कौन है? एनफील्ड। इसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात, 19 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट के बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे थे। कई बार इनका रेजिमेंट पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा मंगल पांडे कहां से थे? बैरक। ये बैरकपुर कहां है? पश्चिम बंगाल। और बैरकपुर में किस छावनी के थे? 34वीं रेजिमेंट के थे। और 34वीं रेजिमेंट के थे। और मंगल पांडे कब विद्रोह किए? 29 मार्च 1857। विद्रोह का मतलब दो को, एक कैप्टन बाग थे और दूसरा मेजर सार्जेंट ह्यूसन थे। ये बाग को भी साफ कर, तो कैप्टन बाग और ह्यूसन, ये दोनों को मंगल पांडे गोली मार दी। मंगल पांडे को इसके बदले फांसी दी गई और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो। ये कड़ी। अब धीरे धीरे सिपाही लोग फॉर्म में आ रहे और मेन शुरुआत कहां से है? मेरठ से। और इसीलिए अभी बताए 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल चलती है और दिल्ली कब पहुंचे? 11 मई 1857 को, और बहादुर शाह के नेतृत्व में वहां विद्रोह की शुरुआत हो। बोलो, प्रसार क्लियर हो गया सबका? तो एक बात अभी हम लोग सुने थे, तो अभी देख लिए। अब इस विद्रोह में कौन कौन विद्रोही हैं, उनका दमन कौन किए, ये सभी मेन आपसे पूछे जाते। तो सभी को एक बार सुन लेना है। दिल्ली में मेन कौन किए? बहादुर शाह जफर। हम बताए थे कि अंतिम मुगल बादशाह होंगे, क्योंकि इनको बाल बच्चा सबको अंग्रेज मार देगा और इनको बर्मा की राजधानी रंगून भेज के वहां पार लगा देगा। बाबर का अंतिम चिराग है जो बर्मा में जाके पूछ जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा बहादुर शाह जफर ये कहां पकड़ाए थे? तो दिल्ली में कहा? तो छिपे हुए थे हुमायूं के मकबरा, और हुमायूं के मकबरा में छिपे हुए थे और अंग्रेज चारों तरफ से घेर लिए और पकड़ लिए। बाल बच्चे को तो मार दिया, लेकिन देखा कि इसको मारेंगे तो इंडिया में फिर विद्रोह ना हो, इसलिए इसको ठंडा से मारेंगे। और पहले कहा कि आप निकलिए, बर्मा की राजधानी रंगून तरफ भेज दी। ये एकदम अंतिम छोर धर लेगा तो उधर मार भी देंगे तो इधर खबर नहीं आए। तो उस समय व्हाट्सएप थोड़े था कि फोटो खींच के आइए देखिए मर गए, खबर आते आते बर्मा से टाइम लग जाए। तो पूछा जाए अंतिम मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह में ये हुमायूं के मकबरा से पकड़े गए और वहां जाके उनकी हत्या। 11 मई 1857 इन्होंने विद्रोह किया। अभी बताया था विद्रोह का दिन भी आपका। और इनको शांत करने वाले कौन थे? निकोलसन और हडसन। और क्रांति ये अंत कब हुआ? 20 सितंबर 1857। तो क्रांति की शुरुआत, क्रांति का अंत कौन किए और जगह से विद्रोह कौन किए, ये अंतिम पेज है जिससे क्वेश्चन पूछते हैं अच्छे परीक्षाओं। छोटा परीक्षा दोगे तो सीधा सीधा रहे, दिल्ली से कौन, अब कानपुर से कौन, अब पटना से कौन। लेकिन अगर अच्छे रेंज का परीक्षा दोगे तो पूछेगा कि दिल्ली से विद्रोही बहादुर शाह द्वितीय के विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? तो उसमें आपको ध्यान रखना है निकोलसन और कौन थे? हडसन। इसके बाद इसी तरह से हम लोग देख लें, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कोलिन और कैंपवेल ने दबाया। सबसे ज्यादा कैंपवेल का ही मेन योगदान आएगा। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, इसको भी कैंपवेल ही दबाएगा। झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे है। जनरल हिरोज दबाएगा। लक्ष्मीबाई का हत्या कौन किया? हिरोज। और हिरोज आप ध्यान रखोगे, लक्ष्मीबाई में आपको पूछा जाएगा। जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह और इनके भाई कौन है? अमर सिंह। और इस समय मेजर कौन है? विलियम टेलर। कुंवर सिंह को गोली कौन मारे? टेलर ने नहीं मारा। टेलर को कंट्रोल मिला था कि इधर आना नहीं चाहिए, और कुंवर सिंह एक बार जगदीशपुर आ गए और गंगा नदी अपने नाव से पार कर रहे थे। और उसी समय अंग्रेजों को मालूम चल गया, तो विलियम टेलर ने जो सिपाही को भेजा था हेड, उसका नाम था ली ग्रांट। और ली ग्रांट ने वही जहर वाले गोली कुंवर सिंह को मारा और उनके दाएं हाथ में लग गए। और गोली लगने के बाद कुंवर सिंह समझ गए थे कि जहर मेरे शरीर में फैलेगा, तो जय गंगा मैया करके तलवार उठा के बाएं हाथ से दायां हाथ काट के गंगा में गिरा दी। 80 साल के बूढ़ा का फन समझो, अपने हाथ को अपने से काट के गिरा दी। और अधिक रक्त स्राव होने के कारण खून ज्यादा गिर गया, इसके कारण कुंवर सिंह की मृत्यु हो। तो ली ग्रांट भी ध्यान रखोगे। और इधर मेन आपको यहाँ पे विलियम टेलर जगदीशपुर का मेन चीज संभाल रहा था। फैजाबाद में कौन है? मौलवी अहमदुल्ला, जनरल रेनॉल्ड, इसको देखे। इलाहाबाद में कौन है? लियाकत अली, कर्नल नील, इसको देखे। और बरेली में कौन है? खान बहादुर खान, इसको विंसेंट नायर ने देखे। तो ये तो आपको एक पूरा सीरीज आपको दिमाग में सेट करना होगा। अब इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लोगों का, इतिहासकारों का क्या कहना है 1857 के विद्रोह के प्रति। और ये क्वेश्चन आपको बनाए किसने सिपाही विद्रोह का? सिपाही विद्रोह कौन कहे? अंग्रेज इतिहासकार। क्योंकि अंग्रेज इतिहासकार लंदन में बच्चों को पढ़ाते हैं कि 1857 में इंडिया में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, जैसे वीडी सावरकर वगैरह पढ़ो, उन लोग का कहना था कि सिपाही विद्रोह था। कुंवर सिंह कौन सिपाही थे जी? 80 साल के, कितना दिन में सिपाही रिटायर होता था जो बताओ? और लक्ष्मीबाई कौन सिपाही थी? और हजरत महल कब से बहाल हो गए थे? मैं बताओ तो कितना सिपाही है जो अभी हम नाम बताए? केवल मंगल पांडे से और मेरठ के कुछ आदमी से तुम कह देगा सिपाही विद्रोह है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रवादी स्वतंत्रता संग्राम। फिर कई लोग कहेंगे कि स्वतंत्रता ये क्या होता है?
सब अपना अपना राज के लिए लड़ रहा था कि हमको जगदीशपुर मिल जाए, वो कह रहा था हमको कानपुर मिल जाए, वो कह रहा था हमको दिल्ली मिल जाए। किसी ने भारत का ना सोचा, सब तो अपना फेर में। कुंवर सिंह कह रहे जगदीशपुर मिले, लक्ष्मीबाई कह रहे झांसी मिले, और नाना साहब कह रहे कानपुर मिले। जिसको मिल गया वो कह रहा हमको मिला है। कहां पे इन्हें स्वतंत्रता कहां से आ गई? कहां से स्वतंत्रता आ गया? और इस समय कोई भारत सोच खा रहा है, सब अपने अपने फेर में सोच रहा है कि मेरा ही। तो राष्ट्रवाद कहां से आ गया? बड़ा टफ है जी। फिर ओरिजिनल में क्या था? बोलो ओरिजिनल में क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह। कई लोग ये भी कहे कि हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्र ईसाइयों के प्रति, क्योंकि आधा हिंदू और आधा लियाकत अली और फलाना सिंह है, ये दोनों हिंदू मुस्लिम मिलकर अचार थे कि ईसाई को धरके रगड़। कुछ इतिहासकार कहे कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। तो कौन क्या बोले कि तुमसे पूछा जाए? ये मेन बात है अच्छे एग्जाम के। और अच्छे एग्जाम में तुमको मेन ये पूछा जाएगा, तो पहले ये बताओ इसमें जॉन लॉरेंस और सीले, ये दो अंग्रेज इतिहासकार हैं। इंग्लैंड में इनकी पुस्तक थोड़ा ज्यादा चलते हैं। ये साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, लॉरेंस भी और सीले भी। इन्होंने कहा था कि पूर्णतः सैनिक विद्रोह, सेना का विद्रोह है। 1857 का सैनिक विद्रोह बोला, मतलब अंग्रेज के लिखा हुआ किताब पढ़ोगे तो बुद्धि घुमा देगा, इतिहास है। तो अब आप जल्दी बताइए, सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दिया? तो लॉरेंस और सीले। क्या इसको सैनिक विद्रोह कहना सही है? नहीं। तो इसके लिए आ गए ईश्वरी प्रसाद। इन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। बीडी सावरकर वगैरह आएंगे, सावरकर का ज्यादा पूछेगा, अभी आ रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मजूमदार, सावरकर, ये सबकी राय ज्यादा लेते हैं, ये प्रमुख भारतीय इतिहासकार है। राम विलास शर्मा, इन्होंने कहा कि जन क्रांति, साधारण जनता भी इसमें भाग लिया था, किसान भी, सिपाही भी और बाकी लोग भी, नौकरी वाला भी। तो ये कोनो राजा के क्रांति था, जन क्रांति था, भाग बनाओ की बची कुछ क्षेत्र में रहा। अगला नंबर हमारे जो आ रहे हैं, ये है आउटरम और डब्ल्यू टेलर, दोनों अंग्रेज हैं। और इन लोग का कहना है कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बोलने वाले कौन है? टेलर और आउटरम। टेलर और आउटरम ने क्या कहा? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जब बोलेंगे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, कहना कि इसको ट्रैक्टर के टेलर पर बैठा के आउट करो, एकदम उल्टा पुल्टा ही बोलता है। 1857 के विद्रोह का जब नाम लेंगे, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन बोला? कहना हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, टेलर लाएगा ट्रैक्टर वाला, अब बैठाओ अब आउट करो। इतिहासकार का नाम टेलर और आउटरम, याद हो गया? टेलर आउटरम। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र वाला के टेलर पर बैठा के आउट कर देना, ध्यान रखना। ये आपका जो है LR रीज है, ये लिखे कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध। इन्होंने वही बात बोला हिंदू मुस्लिम, लेकिन इन्होंने अपना अलग से कर दिया। अब अगला है TR होम्स, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। भारत के लोगों को कहा कि सभ्य लोग थे और अंग्रेज बर्बर, लूटो छीनो मारो, इधर कब्जा कर लो, इसी का ही संघर्ष। तो ये बढ़िया ही बोले होम्स ने। अगला नंबर के सावरकर, ये मेन है। सावरकर की विचारधारा और मजूमदार की विचारधारा मेन तुमसे पूछा जाए तो BD सावरकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध था, पूरे राष्ट्र के लिए युद्ध था, जिसको कई इतिहासकार ने कहा कि राष्ट्र कैसे है, इस समय क्षेत्र है, राष्ट्र माने देश होता है। क्या कुंवर सिंह देश सोच रहे थे? सावरकर ने कहा यस। अगर कुंवर सिंह जगदीशपुर सोचते तो क्यों यूपी गए थे, क्यों MP गए थे, रीवा क्यों गए थे? सोच रहे थे कि सब मिलकर भागा, वो तो बाकी राजाओं ने साथ नहीं दिया, नहीं तो सब मिलकर भगा देते। ये हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संघर्ष, ये सावरकर का काम। और मजूमदार का भी वही कहना है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये तीनों बात खत्म की। अब बताओ, मेन BD सावरकर का लाइन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और मजूमदार क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कौन बेवकूफ नाम दे दिया, कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रथम आंदोलन है? स्थिति इसके पहले कितना बार मार, कितने जनजातीय विद्रोह हुए, ये प्रथम तो है नहीं, ये बात ऐसे ही गड़बड़ है। दूसरा, इस समय कोई आजाद होना नहीं चाहता था, स्वतंत्रता भी गड़बड़ है। और ये कोई संग्राम नहीं था कि अचानक हो गया, ये भी गड़बड़ है, पूरा नाम है गड़बड़। मजूमदार जी का कहना है कि न तो प्रथम है, न तो स्वतंत्रता है और न तो संग्राम। तो तुम भी अब नया फेर में पड़ गए हो। अब किसी को तुम माथा खखोर सकते हो कि 1857 का विद्रोह क्या था, सिपाही विद्रोह के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आंसर क्या दोगे? आंसर क्या दोगे? तो बीच में रहना, इस सिपाही विद्रोह से कुछ ऊपर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नीचे रहा था। आहिस्ते से निकल जाना। कि कौन बोला? तो कहना मेरा थोड़ी, मजूमदार और सावरकर के बीच में निकल गए, तो ये अपना थोड़ी रहे। ये सब इंटरव्यू के लिए आंसर तुमको बताए, बाकी पीटी में सीधा सीधा नाम देके पूछेंगे। किसने बोला था न प्रथम, न स्वतंत्रता, न संग्राम? मजूमदार। किसने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? सावरकर। हिंदू मुस्लिम का युद्ध, टेलर और आउटरम। और सिपाही विद्रोह में इतने ध्यान रखना तो हो जाएगा। सिपाही विद्रोह, सैनिक विद्रोह कौन कौन बोले? सीले और लॉरेंस। इतना तुमको इनकी प्रकृति ध्यान में सेट करना। बोलो स्पष्ट है सबका? अब यहां से सबको एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पे ले चलते हैं, तब लिखाने की क्रिया पे चलेंगे। अब यहाँ पे अंग्रेज का साम्राज्य जब बढ़ना शुरू हुआ तो इनके नियम बदलने शुरू हो। अब देखो, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट मोड पे तुम चले आए। जैसे जैसे साम्राज्य उनका बढ़ने लगा तो ये भी वैसे वैसे अपने नियम बदलने लगे। कैसे नियम बदले? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबको मालूम है 1757 में पलासी के युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध और 1765 में आपको इलाहाबाद की संधि याद है ना? 1757 के पलासी के युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी से एक गवर्नर भेजना शुरू हो गया कि जाओ बढ़िया से देख।
यानी गवर्नर शब्द का पहला प्रयोग कब से शुरू है? 1757। और इस समय 3 गवर्नर भेजे जाते थे। एक होते थे बंगाल का गवर्नर, एक मद्रास का गवर्नर और एक बंबई का गवर्नर। और तीनों गवर्नर को, वहां से 3 गवर्नर आते थे और तीनों अपना अपना क्षेत्र को देखते थे, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे। अब देखो, ये 3 गवर्नर शुरू हो गए कब से? 1757। लेकिन अब तुम ही बताओ, 1757 में अब गवर्नर आए तो अब 64-65 के बाद इनका क्षेत्र बढ़ गया। चूंकि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अब कब्जा भी हो गया, इनकम करना था। इसीलिए अंग्रेजों ने एक नया एक्ट बनाया कि कैसे इस गवर्नर को रेगुलेट किया जाए। अकेले पावर देंगे तो कुछ करते रहेगा, सेना लेगा, किसी राजा पर हमला कर देगा, उधर से पिटा उठा के आगा, कहेगा 2 करोड़ के नुकसान। तो कहां जाओगे, क्या करोगे? अकेले नहीं चलो, कई लोगों के राय से चलो। और इसके लिए अंग्रेज ने वहां से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक नकेल कसा और 1773 में एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट। नाम ही है रेगुलेट करना। रेगुलेटर तुम देखा होगा पंखा वाला, देखो सब पॉलिटी में भी आएगा। और सब इधर बेस तगड़ा किए रहेंगे तो पॉलिटी पढ़ने में मन लगे, इधर बेस नहीं रहेगा तो खाली झुकोगे उधर। रेगुलेटिंग एक्ट, ये एक्ट कैसे याद? तुमको जैसे बोलेंगे रेगुलेटिंग, कहना कि याद आ गया पंखा वाला रेगुलेटर। 1 पर करते हैं तो धीरे, अब 5 पर करते हैं तो हाई। यही है, नवाब को धीरे करेंगे कि तेज, ये एक्ट से सही हो। कैसे सही हुआ? क्योंकि इसको अब कहा कि अकेले नहीं, 4 आदमी दे रहे हैं, उस सहयोग से तुमको काम करना है, अपना एलजी मत लगाना। हाँ, वो 4 को ऐसा नाप तोल के दिया, तू चारों वोट दे, तुम चुपचाप बैठ के सुन। वो चारों वोट देगा, 3 जिधर मार दिया, चुपचाप लग। 3 कहे कि हमला करना है तो शुरू, 3 कहे कि नहीं करना है तो मत शुरू। तुम जो सोच रहा है एकदम सही सोच रहा है कि सब दूध रहेगा, तब इसको कहा कि तब तुम अपना वोट डाल। जब टाई कर जाएगा ना, तब तुम कहना कि तुम किधर है, उधर 3 और काम हो। यानी जब तक टाई नहीं होगा तब तक तुमको दिमाग नहीं लगाना है। और 4 सदस्य के लिए एक परिषद बना दिया। बताओ, ये रेगुलेट हो गया कि नहीं हो? अब जब उन लोग चाहेगा चारों वही काम करेंगे। इस समय यह स्पष्ट लेकिन नहीं बोला कि तुम्हारे अधीन की दोनों गवर्नर रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं बोला। तो कई बार इसको 3 को कहा कि चलो ऐसा करना है, यहाँ हमला करना है, अब चलो हमला के लिए गया। इसको कहा कि आ जाओ, हम लोग तीनों का राय हो गया, तीनों का राय हो गया। तो तुम समझो, हम क्या तुमको अंडर में काम कर रहा है? कहाँ एक्ट में लिखा हुआ है कि मद्रास और ये अंडर में रहेगा? गड़बड़ तो हो गया, पूरा साफ साफ लिखा नहीं, साफ साफ नहीं लिखा है। तो इसीलिए तीनों रह रहे, भीड़ भी जाए, ये भी रह रहे, इसके साथ भिड़ती होते रहे। 4 आदमी है, जब चाहे इसको चराते रहे। गवर्नर नाम के चुपचाप बैठो, 3 को हम जो कहेंगे चुपचाप उधर चलना। इसको बड़ा गड़बड़ी भी हुआ। लेकिन अंग्रेज एक काम किया कि पहली बार कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट से किया, क्योंकि अब 65 से ही कब्जा तो उसका हो चुका है। उस समय सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया। अब दिल्ली वाला मत सोचने लगना, कोलकाता में ही सुप्रीम कोर्ट पहला स्थापित हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो अब बताओ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 3 बातें तुमको सबको याद हो। इस समय बंगाल का गवर्नर है, गवर्नर जनरल नहीं बोल, जनरल मने हो गया सब मिला। तो बंगाल का गवर्नर है और गवर्नर को ठीक रखने के लिए 4 सदस्य एक परिषद बनाया। वो परिषद के सलाह से ही उसको चलना है। दोनों का वोट टाई होगा तो इसको निर्णायक मत देने का अधिकार है, टाई नहीं होगा तो पूछने भी नहीं जाएगा। अब बताओ, हमारे ऊपर 4 आदमी को हेड बना दिया जाए और उन चारों के कहा जाए कि जब निर्णय लेंगे वही करना है, तो हमारा कोई वैल्यू है? वो चारों अपने में खाएगा पिएगा और कहेगा कि चलो चलो इसको चला देते हैं हम लोग, चारों एक खाली, उसको क्या वैल्यू है? कुछ नहीं। 3 एक तरफ हो गया, अभी बेचारा ऐसी रह जाए। तो इन लोग में भी बीच बीच में विवाद होते रहता, बाकी नवाब भी विवाद करते रहते थे। इसीलिए जरूरत हो गया फिर एक एक्ट बनाने। और तुरंत ही 11 साल बाद एक और एक्ट बना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसमें एकदम साफ साफ लिख दिया गया कि लड़ाई झगड़ा बंद। अब साफ साफ लिख दिया गया कि बंगाल का जो गवर्नर होगा उसके अंडर में मद्रास और बंबई दोनों का गवर्नर होगा, और इन दोनों का नाम गवर्नर देंगे। लेकिन बंगाल वाले को बंगाल का गवर्नर जनरल कहेगा, सबसे हेड है, प्रमोशन होगा। उनको पूछा जाए, बताओ गवर्नर जनरल कब से कहा जाएगा? 1784। नाम हो गया गवर्नर जनरल। कहां का? भारत का कि बंगाल का? बंगाल का, बंगाल का ही गवर्नर जनरल। 1784 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में अब नाम हो गया पिट्स इंडिया एक्ट में। अब नया एक चीज और आ गया, 4 आदमी की बात भी समाप्त की गई। 4 आदमी रहेगा, ये तो और गड़बड़, और आदमी को इसमें शामिल। अब 4 आदमी रहेगा तो अब 2 आदमी के देंगे तो दोनों तो कभी भी मिल जाए। 10-12 रहेगा तो मामला कुछ छन के आएगा। तो इसके लिए एक बीओसी बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके पहले परिषद, अब एक कंट्रोल है, उसमें सदस्य ज्यादा है। और किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष होंगे वो ब्रिटिश मंत्री होंगे, इंग्लैंड के मंत्री इसका अध्यक्ष होगा, और इसका एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। जब कोई निर्णय होगा कहां हमला करना है कहां नहीं करना है, इस समय हमला का काल चल रहा है। अब अभी इतना लड़ाई सुना तो अभी तुमको पता चल गया कि समय हमला का काल। तो किधर तुम हमला करने चल दोगे, किधर से हार के चलाओगे, अब मुंह बना लोगे कि 12 करोड़ जुर्माना देना है, तो कहां से दे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिसीजन लेगी, इंग्लैंड की सरकार डिसीजन लेगी, और तब जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। अब बताइए, इसका पावर एक तो बढ़ा भी, क्योंकि इसमें साफ साफ कहा गया कि इसके अंडर में बंगाल का और इसके अंडर में मद्रास का गवर्नर काम करे।
ये अब नाम गवर्नर से बोलो क्या हो गया, गवर्नर जनरल, और अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार के मंत्री होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसको मेन कंट्रोल करेगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट है, तो बोलो रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट दोनों क्लियर है सबका। अब धीरे धीरे साम्राज्य 1799 की कहानी सबको याद है, सुनते जाओ। जिसका बेस उधर जितना अच्छा है उतना अच्छा सब नियम पॉलिटी होते चला जाए। पॉलिटी कुछ नहीं है, इतिहास का ही हिस्सा उधर आगे बढ़े। जैसी जरूरत होगी वैसा नियम बने। तो जरूरत ही नहीं है तो नियम क्यों बनाए? इस समय जरूरत है लड़ाई बुड़ाई का, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दी। अब बताओ 1799 में बेलेजली ने सहायक संधि किया, हैदराबाद भी इसका होगी। आपको याद है नीचे पूरा मैसूर होगी। आपको याद है 1850 आते आते एकदम ऊपर तक चढ़ गया। 1833 के हिस्से में भी लगभग इधर का हिस्सा इसका पूरा हो चुका है। और इसीलिए अब जब इधर का हिस्सा इसका पूरा हो चुका है, पंजाब ही केवल थोड़ा सा बच रहा है, तो इस समय 1813 में इंग्लैंड एकदम खुश। इसके पहले भारत में बिजनेस का अधिकार केवल एक को था, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक अधिकार, दूसरा कोई नहीं आया। अब इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, चाय और चीनी पर केवल तुम्हारा अधिकार होगा, एक अधिकार हो, बाकी कुछ भी होगा वो कोई इंग्लैंड का आदमी जाके बेच सकता है। इतना बड़ा भारत बन गया है, ज्यादा बेचेंगे ज्यादा कमाएंगे। अब कपड़ा बेचना है तो पहले था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बेचेगी, अब है कि नहीं इंग्लैंड की दूसरी कंपनी भी जाके बेच सकती है। इनकम का कुछ हिसाब देगी। यानी पूछा जाएगा कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म किया गया? तो 1813। क्या पूरा खत्म हुआ? नहीं, सिर्फ चाय चीनी छोड़ दिया गया, बाकी सबका खत्म। तो चाय चीनी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी बेचेगी, बाकी कोई भी बेच सकता है। इनका व्यापारिक एकाधिकार 1813 के एक्ट से पहली बार खत्म हो गया। और इसमें एक अच्छा काम भी किया कि भारतीयों को पढ़ाओ। और पहली बार 1813 के जो अधिनियम थे, चार्टर एक्ट थे, उससे भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च का बजट का भी प्रावधान किया कि भारतीय जो शिक्षा होगा उसमें 1 लाख रुपया इनके बजट के भी प्रावधान आपको किए जाएंगे। ध्यान दीजिए। तो अब इसमें पहले ये बताओ, ये पूरा अधिनियम यहां तक का फेज एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा सुन लें, ये आपको बिल्कुल एकदम याद रहना चाहिए। बीच में जो कीड़ा बैठ रहा है उससे खत्म होगा। तो अब हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें हम लोग जो देखे 1813 के अधिनियम में दो बातें जल्दी जल्दी बताओ। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर बजट कितना का है? 1 लाख। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस समय रहा कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त है, चाय चीनी पर केवल एक अधिकार। 20 साल तक यही रहा। और 1833 आते आते क्षेत्र वही रहा कि और बढ़ गया और बढ़ गया। तो अब पहली बार कहा गया कि अब ऐसे नहीं होगा, अब बंगाल बोलने से काम नहीं चलेगा। अब कहा गया कि जिसको भेजेंगे वो भारत का गवर्नर जनरल हो। अब तो कब्जा ऊपर तक चढ़ गया, तो अब बंगाल क्या बोलना? और इसीलिए जब भी भारत का, देखो शब्दों पर गौर करना क्योंकि इसी का खेल चलता है और बच्चे समझते नहीं आगे। जब मैं बोलूंगा बंगाल का गवर्नर तो तुम कहना कि सर समझ रहे, बंगाल का गवर्नर का मतलब है 1757 से 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में बंगाल के गवर्नर शब्द को हटा के बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, क्योंकि बाकी गवर्नर को इसके अंडर कर दिया गया। और 1784 से बंगाल का गवर्नर जनरल हो। फिर जब बोलेंगे तुमको कि भारत का गवर्नर जनरल, तो कहना कि 1833 के एक्ट में उस समय तक साम्राज्य बढ़ चुका था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए शब्द फिर क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। बोलो ये शब्द भी क्लियर है सबका? अब इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान दीजिए। इस समय अब सबसे 2-3 इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब पूरा एकाधिकार, चाय चीनी भी छीन लिया, चाय चीनी भी स्वाहा, कोई सामान कोई बेचेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का लिखित जितना था एग्रीमेंट खत्म। पूछा जाए कि बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहली बार व्यापारिक एकाधिकार कब खत्म हुआ? 1813। एकाधिकार कब खत्म हुआ? तो 13। कब पूरा खत्म हो गया? 33। पूरा शब्द लगाएगा तो 33। क्लियर है सबका? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि सामान कम बेचो। और देखो जरा, भारत बड़ा मुश्किल से मिला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना लक्षण से लाचार, इधर छीन लो उधर छीन लो, और 1857 में भयंकर विद्रोह करवा दी। अंग्रेज मना रहा है कि यीशु बचाइए, स्वराज बचाइए। बच गया, 1858 में बच गया, हाथ ऊपर। 1858 में फिर नियम लाया और 1858 का अधिनियम टाइट था। कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी तुम्हारा शासन खत्म, आ जाओ, शासन मत करो, सामान बेचो। अब इंग्लैंड का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। इंग्लैंड के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव वहां होंगे और राजा के रिप्रेजेंटेटिव को वायसराय कहते हैं। शब्द पर ध्यान देना, क्योंकि अब लड़के न वायसराय समझते, न भारत के गवर्नर जनरल समझते, न गवर्नर जनरल समझता है, तो उसमें हमेशा दिक्कत होते रहती। अब बताओ, अगर शब्द बोलेंगे तुमको वायसराय, तो समझ लेना कि कब से वायसराय होगा? 1858 से नए आ जाएंगे, उनका नाम क्या होगा? वायसराय होगा। तो बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? जल्दी बोलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हो गया? 1858। और यहां से कौन आ गए? वायसराय। वायसराय का अर्थ क्या होता है? जल्दी बोलिए। राजा के प्रतिनिधि को वायसराय कहते हैं, इंग्लैंड के राजा का रिप्रेजेंटेटिव वायसराय। फिर जैसे भारत आजाद हो 1947, तो फिर तुमको क्या लगता है वो इंग्लैंड के राजा का रिप्रेजेंटेटिव होगा? नहीं, तब उसको कहा जाएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। वायसराय हो जाएगा। देखो जी, क्वेश्चन आएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल क्यों है? बच्चों को लगता है कि फिर वायसराय क्यों हटा दी? क्योंकि भारत जब आजाद हो गया तो अब इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अब इंडिया का गवर्नर जनरल।
फिर जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी देखोगे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होंगे। और तब वही गवर्नर जनरल जब संविधान लागू होगा, कब? 1950, तब वहां से नया नाम 50 से होगा राष्ट्रपति। 47 में आजाद हो तो 47 से 50 में कौन क्या बनेगा? तो जैसे नियम चला आ रहा था तो वायसराय का नाम केवल बदल के हम लोग गवर्नर जनरल रख दिए, क्योंकि राजा का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। और यहां से जो क्वेश्चन उठते हैं, एक नजर केवल सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न उठते हैं। आपको जो क्वेश्चन यहां से आएंगे उसको एक नजर जरा सुन लीजिए। बंगाल का गवर्नर बोलो कब से कब तक होता है? 1757 से 1784, फिट्स इंडिया एक्ट। बोलो बंगाल का गवर्नर जनरल 1784 से 1833। क्लियर है सबका ना? फिर जल्दी बताओ, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद अगला आपको जो शब्द मिल रहा है वो आ रहा है क्या? भारत का गवर्नर जनरल। बोलो भारत का गवर्नर जनरल 1833 से लेके 1858। फिर आ जाएगा भारत के वायसराय 1858 से लेके 1947। और फिर आ जाएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल 1947 से 1950, लेकिन उसमें 48 तक रहे, क्योंकि फिर अंग्रेज को भगा के हम लोग भारतीय गवर्नर जनरल बनाएंगे, वो 50 तक रहे। फिर संविधान लागू होगा तो वहां से कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। क्लियर है सबका? तो अब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उन क्वेश्चन पे हम लोग जरा ध्यान देंगे। तो पहले अब जल्दी से इस बात को थोड़ा सा तेजी में लिखना है आपको। टाइम बच रहा है लिखने का? एनर्जी बच रहा है तो मार दे। हाँ ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। अगर लिख लोगे 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, का विद्रोह, लिख दीजिए फटाफट। विद्रोह के समय बताओ 1857 में वायसराय लिखे कि गवर्नर लिखे कि गवर्नर जनरल लिखे? पूछ के बोलो। 1857 चल रहा है। हाँ, भारत का गवर्नर जनरल 33 से चल रहा है जी। एकदम दिमाग में फिट रखना है, कब गवर्नर जनरल, कब वायसराय, कब फिर गवर्नर जनरल, कब खाली गवर्नर, ये सब दिमाग में एकदम आ गया है सबका ना। मेन कंसेप्ट है, लास्ट बार सुन लो एकदम फिर से। 1757 से लेके और 1784 फिट्स इंडिया एक्ट, वहां तक होगा बंगाल का गवर्नर। फिट्स इंडिया एक्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसके अंदर में बाकी दोनों रहेंगे, इसीलिए बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया 1784 से 1833 तक। 1833 में कहा गया कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाए। कब तक? 1858 तक। 1858 के अधिनियम में हुआ कि अब इंग्लैंड देखेगा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नर जनरल नहीं हो, वायसराय हो, और इसीलिए उसका नाम वायसराय। कब तक? 1947 तक। और फिर गवर्नर जनरल होगा क्योंकि आजाद हो चुका है, रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्लियर है सबका ना? चलिए तो लिख दीजिए 1857 का विद्रोह डैश देके। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। नीचे डैश देके लिख दीजिए। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। मेन तो कारण यही रहा ना, मंगल पांडे मारा इसीलिए था। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। चर्बी वाले कारतूस की घटना थी। नीचे डैश देके लिख दीजिए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल के जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जिसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयुक्त होते थे। जिसमें चर्बी वाले कारतूस प्रयुक्त होते थे। चर्बी वाले कारतूस प्रयुक्त होते थे। नीचे स्टार लगा के लिख दो। विद्रोह की शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल, बैरकपुर ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल, छावनी के, बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को
29 मार्च 1857 को लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर किया। सार्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर किया। उसी में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। नीचे लिख दीजिए विद्रोह का विस्तार। दस तक लिख दीजिए। बोलो मेन विस्तार कौन किया? मेरठ का सिपाही। कितने तारीख को? 10 मई 1857। ये मेन डेट ध्यान रखना, लिख लो 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाही अंग्रेज सिपाहियों की हत्या कर 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह को फैलाए जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विस्तृत हुआ। नीचे डस्ट के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जल्दी बोल दीजिए। कमल और रोटी, या रोटी कमल, कुछ भी पहले आगे कर सकते। रोटी और कमल। नीचे हेडिंग दे दीजिए प्रमुख विद्रोही। और जल्दी से कॉलम बना दीजिए। एक कॉलम में होगा केंद्र, वो सबसे छोटा होगा। अगर हो सके तो कॉपी को पढ़ा में कर लो, पढ़ा में ज्यादा बढ़िया लिखा जाएगा, क्योंकि आपको याद करना होगा ना, तो कर लिए, जिससे माइंड में जल्दी एक्सेप्ट हो जाए। पढ़ा कॉपी कर लीजिए और एक साइड में लिखिए केंद्र, सेंटर, केंद्र में पहले सबका नाम लिख दीजिए। 1 नंबर में दिल्ली, 2 लाइन छोड़ते चल जाइएगा या स्पेस दे दीजिएगा बढ़िया अच्छा खासा, क्योंकि केंद्र में आपको 8 रिंग करना है, इसलिए आराम से चलिए। 1 में दिल्ली और बाउंड्री चौहदी मार दीजिए दिल्ली। 2 में लखनऊ, 3 नंबर में कानपुर, 4 नंबर में झांसी, ग्वालियर, बगल में ही है दोनों। अगला नंबर लिख दीजिए 5वां जगदीशपुर, बिहार कर दीजिए, कभी कभी डायरेक्ट बिहार भी देता है। जगदीशपुर बिहार। अगला नंबर लिख दीजिए फैजाबाद। अगला नंबर लिख दीजिए इलाहाबाद। अगला बरेली। और 9वां एक और कर दीजिए पटना। बिहार स्पेशल परीक्षा दोगे तो पटना तक पहुंचा सकते हैं, पटना। चलिए इधर लिख दीजिए विद्रोही नेता। वहां बगल में ही एकदम चौथी मारना, चूंकि लंबा दूर तक चलना है, इसको ज्यादा स्पेस मत चलना। केंद्र को जस्ट घेर लेंगे और बगल में विद्रोही नेता। चलिए नाम लिखते जाइए। पहला नंबर में बहादुर शाह जफर, दिल्ली में हो गया बहादुर शाह जफर, दिल्ली बहादुर शाह जफर। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे, झांसी ग्वालियर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह भाई हैं उनके, कुंवर सिंह और अमर सिंह।
फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद लियाकत अली, इलाहाबाद लियाकत अली। बरेली खान बहादुर खान, बरेली खान बहादुर खान। और पटना, पटना पीर अली। पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन किए? पीर अली। पटना पीर अली, पटना से थे पीर अली। चलिए, शुरुआत कब है? जनरली परीक्षा में नहीं आता, ये मेन आएगा, लिख दीजिए। विद्रोह कुचलने वाले सेनानायक। शुरुआत और अंत एक ही साथ कर लोगे तो आसान होगा, कितने दिन में कौन दब गया। विद्रोह कुचलने वाले सेनानायक, विद्रोह कुचलने वाले सेनानायक, विद्रोह कुचलने वाले सेनानायक, लिख दीजिए। पहला नंबर में निकोलसन और हडसन। दिल्ली में मेन है निकोलसन और हडसन। अंतिम सफाया मैंने हडसन किया था, निकोलसन और हडसन। अगला नंबर में कॉलिन और कैंपवेल। मैन कैंपवेल का नाम ज्यादा आता है, कैंपवेल अंडरलाइन करके रखें। कॉलिन और कैंपवेल लखनऊ के लिए। कानपुर में भी वही है, कॉलिन और कैंपवेल, कॉलिन और कैंपवेल। झांसी में हो गए कैप्टन हीरोज, झांसी कैप्टन हीरोज, कैप्टन हीरोज। जगदीशपुर में हो गए विलियम टेलर, विलियम टेलर। नीचे लिख देना गोली मारने वाले कौन थे? ली ग्रांट। गोली मारने वाला कौन है? ली ग्रांट। विलियम टेलर के नेतृत्व में है और गोली मारने वाले का नाम क्या है? ली ग्रांट, ली ग्रांट। अगला नंबर में हो गया, कहां का है? कहां? फैजाबाद। देखिए, जनरल रेनाड, जनरल रेनाड, जनरल रेनाड। अगला नंबर में कर्नल नील, कर्नल नील। अगला नंबर में विंसेंट नायर, विंसेंट नायर, विंसेंट नायर। और पटना के कमिश्नर उस समय थे, वही दबाए थे, विलियम टेलर। पटना के कमिश्नर है विलियम टेलर। पटना में हो गया विलियम टेलर। अब नीचे लिख दो विद्रोह की शुरुआत और अंत, विद्रोह की शुरुआत और अंत। विद्रोह की शुरुआत और अंत। और इसी में विद्रोह की शुरुआत और अंत को एक जगह कर लोगे तो आसान हो जाएगा तुमको। एक ही जगह दोनों करवा दे रहे हैं, अलग अलग रहने पर आइडिया नहीं लगेगा कितना दिन में दबा। कहां गया? भाग गया। अंतिम उपाय देख लेते हैं इसको, टांग टूट हो जाएगा। चलिए, विद्रोह का शुरुआत और अंत दोनों का तालमेल एक जगह। जल्दी मार दीजिए फटाफट हो। इससे आइडिया लग जाएगा कितने दिन में दब गया, लंबा कौन चला। गायब काय हो जाएगा, सब रहेगा। 1 मई 1857 से 20 सितंबर 1857, 4 जून 1857 से 31 मार्च 1858 लंबा चला है कैंपवेल का अभियान। और इधर 57 होगा तो उधर 58 होगा, क्या दिक्कत है? 5 जून 1857 है, दिसंबर 1857 है, तो जून के बाद आगे चला। ये 4 जून 1857 है, 31 मार्च 1858 गया। ये मई से शुरू है, सितंबर में लास्ट है। मंथ बढ़ते में लेते जाएगा, इतना दिसंबर का जरूरत नहीं है। ऐसे जनरली इधर का सेक्शन नहीं आता, इसलिए इसको अंतिम साइड कर दी। ये सब पन्ना भरो अभियान का एक हिस्सा है।
बाकी जो 3 पार्ट लिखा वो इंपॉर्टेंट है। कौन विद्रोह को शांत किए, विद्रोही कहां से कौन थे, वो सबसे ज्यादा तुमसे पूछा जाए। इसको उतार लेंगे और तब हम लोग विद्रोह की प्रकृति, किसने क्या बोला था, वहीं से चलेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी उतार लेंगे, जिनका उतारा हुआ हो जाएगा उनकी छुट्टी। और